गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एनडीसी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम करंट अफेयर्स की अपनी चौथी क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये सीरीज, जैसा कि आपको पहले से पता है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम, विशेष तौर से स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती के लिए आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो इसी की पहली 3 क्लासेस भी रिकॉर्ड हो चुकी है और ये चौथी क्लास जो है, इसको भी आप उसी तन्मयता के साथ नोट करेंगे और साथ साथ पढ़ते चलेंगे जैसे कि आपने पहली वाली कक्षाओं में किया है। ठीक है, तो देखें, कुछ अलग पढ़ने के उद्देश्य से ये क्लासेस स्टार्ट की गई है और इनमें जो प्रश्न है उनको आप साथ साथ नोट करते चलें। किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न संबंधित है किससे, देखें। पहला प्रश्न कहता है, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 का शुभंकर किसे बनाया गया है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स है ये। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है 2024, इनका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इनका आयोजन पहले फरवरी में 2 से 6 फरवरी तक पहले ये आयोजन किया गया था लेह लद्दाख के अंदर, और उसके बाद में फरवरी के अंत में लगभग 21 से 25 फरवरी के मध्य इसका आयोजन जो है वो किया गया गुलमर्ग व जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे इसका आयोजन किया गया। हालांकि पहले जो 3 इसके संस्करण हुए, यानी ये जो संस्करण था ये चौथा संस्करण था, इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। और इस संस्करण के अंदर जो चौथा संस्करण था, इसके अंदर जो है वो 2 चरणों में इसको आयोजित किया गया। लेह लद्दाख में ये पहली बार हुए, जबकि इससे पहले 3 आयोजन जो है वो गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं। अगर थोड़ा सा बात करें इस आयोजन के बारे में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसके अंदर 15 स्टेट भी शामिल हुए, लेकिन जो प्रथम स्थान पे जो रहे वो रहे इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो है वो 10 स्वर्ण पदकों के साथ जो है इसमें पहले स्थान पे रहे। बात किसकी हो रही है? खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स। ठीक है, हमें पूछा गया है इस गेम का शुभंकर कौन है, पेपर में आने लायक प्रश्न है। पहला ऑप्शन है बिन बिन एवं नीनी, दूसरा है सीन ए सी, वीरा मंगई और अष्टलक्ष्मी। इसका सही जवाब हो जाएगा सीन ए सी। थोड़ा सा इसके बारे में जाने, ये एक हीम तेंदुआ है। ठीक है, इसको अगर अपने देखें कि ये विलुप्त हो रहे हैं, कम है वहां पे, तो इसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये लिया गया। इसका नाम सीन ए सी या सीन ए सान भी इसको कहते हैं। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर है। जबकि पहला ऑप्शन बिन बिन एवं नीनी, ये जो 9वें एशियाई खेल होंगे आगे 2025 में, 9वें एशियाई खेल, उनके अंदर एशियाई विंटर गेम्स, उनमें बिन बिन एवं नीनी जो टाइगर मैस्कॉट है इनको बनाया जाएगा। जबकि वीरा मंगई, आपने पूर्व कक्षाओं में देखा होगा, वीरा मंगई जो है वो कहाँ की, मतलब किस खेलों में शुभंकर थी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि तमिलनाडु में हुए थे। कहाँ हुए थे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये वीरा मंगई रानी जो वीरांगना थी वहां पे उनके नाम पे थी। और अष्टलक्ष्मी जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो विश्वविद्यालयों के अंदर संचालित होते हैं, उनका शुभंकर कौन था? अष्टलक्ष्मी। हमसे पूछा गया था खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, तो इसका कौन हो जाएगा? सीन ए सीन या सीन ए सान, जो कि क्या था? एक प्रकार का हिम तेंदुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, बुक से रिलेटेड है। 11 रूल्स फॉर लाइफ, सीक्रेट्स टू लेवल अप। 11 नियम जो हमें जीवन के अंदर उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, ये किताब के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं सलमान रुश्दी, सैम पित्रोदा, अरुधंती रॉय और चेतन भगत। इसका सही जवाब हो जाएगा चेतन भगत। आप इन नाम से परिचित होंगे। चेतन भगत के द्वारा
पूर्व में लिखी गई पुस्तकों के ऊपर कई फिल्में भी बनी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, वन नाइट एट कॉल सेंटर, वन नाइट एट कॉल सेंटर, और एक बुक थी जिस पर 3 इडियट्स मूवी बनी थी, क्या नाम था, 5.1। हालांकि ये पूर्व में लिखी गई किताबें, आपने इनका नाम सुन रखा होगा। इसी प्रकार से रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन 2020 भी इनके द्वारा लिखी गई एक किताब है। लेकिन वर्तमान में किताब पूछी गई है 11 रूल्स फॉर लाइफ, सीक्रेट्स टू लेवल अप। ये पुस्तक के लेखक कौन है, चेतन भगत। आइए थोड़े से अन्य ऑप्शंस पे भी जाते हैं। सलमान रुश्दी, अभी आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने भी पहले एक बुक बहुत, जिसके आधार पे ये इनको प्रसिद्धि मिली थी, उस किताब का नाम क्या था, थोड़ा सा पता होना चाहिए, मिड नाइट चिल्ड्रन। बुकर पुरस्कार मिला था इनको, मिड नाइट चिल्ड्रन। और अभी जो अमेरिका के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं, उनमें कमला हैरिस को इनका समर्थन भी प्राप्त है। इन्होंने मंच पे ये बात भी साझा की थी। सैम पित्रोदा, पूर्व क्लासेस में भी आपने देखा होगा, सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई बुक, आप पहली क्लासेस में जाके देखें, ठीक है। इन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर जो किताब लिखी थी उसके बारे में, और ये भी चर्चा में रहे। ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और वर्तमान में है भी। अरुंधति रॉय, नाम आपने सुना होगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। अरुंधति रॉय वर्तमान में इसलिए चर्चित है क्योंकि इनके ऊपर यूपीएपी यानी गैर कानूनी जो बातें हैं उनको संचारित करने के लिए, कश्मीर में अलगाववाद पे इन्होंने बयान दिए थे, इस वजह से इनके ऊपर ये गैर जो विरोधी कानून के ऊपर बात करने के कारण भी ये चर्चा में रही है। जबकि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चेतन भगत। आइए अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न को देखें। देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बहुभाषी प्रश्न क्या कहता है, देखें। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कृत्रिम मेधा, ठीक है। इसको आधारित एक ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का नाम बताना है। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपको पता है 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है। अगर कोई अन्य राज्य का व्यक्ति किसी अन्य राज्य की लिखी गई कोई पुस्तक को पढ़ना चाहे तो फिर ये ऐप आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। इसका नाम है अनुवादिनी। जबकि अन्य आयाम कोई ऐप नहीं है। आभा, आभा के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आभा क्या है, आभा है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। पूरा नाम क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यानी ये जो आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो रही है और राज्य सरकारों में भी चल रही है, राजस्थान के अंदर, उसको किसी भी रोगी के डाटा को अपडेट करने के लिए दी गई है। जबकि एक और है ऐप स्वयं। स्वयं क्या है, ये स्वयं जो है वो सेल्फ वेब यानी एक स्वयं आधारित एक वेब है। किसके लिए, YAM, यंग एस्पिरेंट, यंग एस्पिरेंट माइंड, जो युवा हैं, जो अलग IIT के द्वारा ये तैयार किया गया एक पोर्टल था। इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के यूनिवर्सिटीज के कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सेल्फ वेब मतलब स्वयं पर आधारित एक किताब है, जो पोर्टल है, जो यंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। लेकिन अगर आप अन्य भाषाओं की किताबों को भी जानना चाहते हैं तो आप कौन से ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसका नाम है अनुवादिनी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है महिला सशक्तिकरण पे, और महिला क्या, बुजुर्ग। यानी आप खुद देखें कि हम छोटी उम्र में भी जो है वो इतने निष्क्रिय रहते हैं जब सक्रिय होना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है देखें, 92 ईयर्स, 92 वर्ष की महिला पाना देवी, जिन्होंने 44वीं नेशनल मास्टर्स
एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण जीते, उनका संबंध जो है वो किस जिले से है? तो इनका संबंध हो जाएगा बीकानेर से। बीकानेर के अंदर एक तहसील है नोखा, और नोखा के अंदर गांव पड़ता है अणखीसर। अणखीसर गीता डीप में आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, इस उम्र के अंदर भी जज्बा। इनको 3 स्वर्ण मिले, एक तो 100 मीटर के अंदर दूरी में, एक भाला फेंक में, और एक डिस्कस थ्रो। इन 3 स्पर्धाओं में इस उम्र में भाग लेकर के जो है इतिहास इन्होंने बनाया है। नाम है पाना देवी गोदारा, और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो बीकानेर से है, जबकि नोखा अणखीसर गांव की ये रहने वाली है। इस उम्र के पड़ाव में भी ऐसा जज्बा बिल्कुल काबिल तारीफ है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न खेल संबंधित है। क्या कह रहा है देखें, 89वीं रणजी ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने किस टीम को हराकर 42वीं बार जीता? किस टीम को हराया, हमें ये पूछा गया है। तो वो टीम कौन सी थी? वो है महाराष्ट्र के एक स्थान है विदर्भ। विदर्भ को हराया था किसने? मुंबई में। हालांकि डीप में नहीं पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए अजिंक्य रहाणे जो पहले भारतीय टीम के उप कप्तान भी थे, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हम सीरीज जीती थी उसमें कप्तान थे। अजिंक्य रहाणे इसके मुंबई के कप्तान थे, और इन्होंने कितनी बार, मुंबई ने 42वीं बार जो है वो इस स्पर्धा को, रणजी ट्रॉफी को जीता है। ठीक है, किसको हरा करके? विदर्भ को 169 रनों से शिकस्त देते हुए 42वीं बार कब्जा किया है। मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि राजस्थान ने रणजी ट्रॉफी को कितनी दफा जीता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आप, और कब जीता है साथ में ये भी मेंशन करें तो और बेहतर रहेगा। इस प्रश्न का जवाब है 42वीं बार जीतने वाली जो टीम है वो कौन है? मुंबई। और किसे हराया गया? विदर्भ को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखें, याओंडे घोषणा का संबंध किससे है? याओंडे घोषणा का संबंध किससे है? कोरोना निवारण, सूखे से रोकथाम, मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करना, और कुपोषण पर रोकथाम। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करना। देखिए याओंडे कहाँ है? याओंडे, आपने एक देश का नाम सुना होगा, कैमरून। कैमरून की राजधानी है याओंडे, और यहाँ पे जो है वो याओंडे घोषणा हुई। अफ्रीका के 11 देशों, जहाँ पे मलेरिया ज्यादा फैला हुआ है, 11 देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स वहां पे इकट्ठा हुए, और उन्होंने 2019 से जो 2022 तक, पहले 2019 तक भी वहां पे 219 मिलियन लोगों की जो है वो मलेरिया से मृत्यु हुई, जो बढ़कर के लगभग 249 मिलियन पहुंच चुकी है। यानी इसको समाप्त करने के उद्देश्य, मलेरिया के रोकथाम उसको समाप्त करने के उद्देश्य से कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स मिले, और ये इससे संबंधित है। आपसे मेरा एक प्रश्न रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका के अंदर मलेरिया बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है, लेकिन 2024 में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, 2024 में अफ्रीका के तीसरे देश, उस देश का नाम आपको लिखना है, वो तीसरा देश कौन सा है जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? उस देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 21 मार्च 2024 को पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? देखिए परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये भविष्य के अंदर जो है वो इसको नियंत्रित तरीके से उपयोग करके जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उन पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। इस उद्देश्य से पहली बार जो है वो ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ था, ऑप्शंस आपके हैं, ब्रुसेल्स, फसानो, रॉटरडैम, अस्ताना। सही जवाब हो जाएगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? कौन से देश की? वो राजधानी है बेल्जियम की।
बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 34 देश के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और उन्होंने इस समिट के अंदर भाग लिया, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, जो कि पहली बार आयोजन हुआ था। और IAEA जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु ऊर्जा एजेंसी या आयोग है, आपको यह भी जरूर बताना है कि ये जो है IAEA, अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में इसके मुख्यालय के बारे में भी आप मेंशन करेंगे। ये IAEA और बेल्जियम के संयुक्त तत्वाधान में ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स छपा हुआ है, राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर जो है वो आयोजित हुआ था। कब? 21 मार्च को। अन्य ऑप्शंस के बारे में मैं बताता हूं, ये भी किसी ना किसी सम्मेलन को आयोजित करने वाले स्थान है। पूर्व की कक्षाओं में आप इनको पढ़ सकते हैं। देखें, फसानो, फसानो कहां पर है? इटली में। और इटली के अंदर आपको पता है 50वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ था। G7 जो है उसके सहयोगी देश, विकसित देश कौन कौन से, वो भी आप बताएं। रॉटरडैम, रॉटरडैम कहां पर एक शहर है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड में यहाँ पे विश्व का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन समिट, हाइड्रोजन के ऊपर शिखर सम्मेलन हुआ था। भविष्य में हाइड्रोजन भी ईंधन के रूप में काम में आएगा, उस हेतु सम्मेलन हुआ था नीदरलैंड के शहर रॉटरडैम में। जबकि बात करें अस्ताना, अस्ताना कहां पर है? कजाकिस्तान में। और यहां पर जो है वो SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहां पे अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर जो है वो सहयोग सम्मेलन हुआ था। ये भी ध्यान रखें। SCO सम्मेलन कहां हुआ? अस्ताना में। हरित ग्रीन जो हाइड्रोजन सम्मेलन कहां हुआ? नीदरलैंड रॉटरडैम में। G7 कंट्रीज का कहां हुआ? इटली में। जबकि पूछा गया है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, उसका आयोजन कहां हुआ? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, IAEA के संयुक्त तत्वाधान में। IAEA का मुख्यालय कहां पर है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान से संबंधित प्रश्न। राजस्थान में सरकार के चुने जाने के बाद में इन्होंने 100 दिन की कार्य योजना तैयार की थी। उन 100 दिन की कार्य योजना के अंदर एक नवाचार किया गया था कि जिला अस्पताल जितने भी है वहां पे बुजुर्गों के लिए क्लिनिक, उसका नाम क्या होता है आप थोड़ा सा देखें, टेक्निकल टर्म जीरियाट्रिक या जीरियाट्रिक जो इलाज हेतु जो खोले जाएंगे जिला अस्पतालों में, बेड की व्यवस्था होगी। 60+ जो एज है बुजुर्गों के लिए 10 बेड की व्यवस्था की जाएगी। और इसकी शुरुआत अगर मैं आपसे पूछूं, राजस्थान में गंगापुर जो है, जिला गंगापुर सिटी, वहां पे शुरुआत भी की गई थी। ये पूछा गया है कि इलाज हेतु लागू योजना का नाम, जिसका क्रियान्वयन हर जिले में भी होगा, उसका नाम क्या है? कृष्णाश्रय, रामाश्रय, वृद्ध जन केंद्र, वृद्धाश्रय। तो सही जवाब हो जाएगा रामाश्रय। रामाश्रय CM भजन लाल जी के द्वारा एक बुजुर्गों के लिए, ताकि उपलब्ध हो सके, उनको इलाज की ज्यादा आवश्यकता रहती है, तो एक जीरियाट्रिक सेंटर हर जिला मुख्यालय पर, जिला केंद्र पर खोला जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में अभी जो 2024 में पेपर आयोजित पहले हुए हैं योजनाओं से संबंधित, उसमें पूछा गया प्रश्न है। और क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट देखें। राजस्थान सरकार के साथ 2030 तक, यानी इस वर्ष बात हुई है 2024 में, यानी आगामी 6 वर्षों तक, 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 200 बिलियन रुपए का विद्युत व गैर विद्युत अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु MOU हुआ है। उस महारत्न कंपनी का नाम आपको बताना है, किसके साथ में राजस्थान सरकार ने विद्युत व गैर विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है वो 200 मिलियन प्रति वर्ष वो पैसा लगाएगी। वो कंपनी कौन सी है? तो इसमें देखो, सबसे पहले बात आती है महारत्न कंपनी। किसको कहते हैं महारत्न कंपनी और कितनी है? तो ये मैं आपको बता देता हूं। 13 महारत्न कंपनियां वर्तमान में भारत के अंदर रजिस्टर्ड है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉमर्स संबंधित बात भी है, ये भी ध्यान रखें कि ऐसी
जिनका गत 3 वर्षों का टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा का रहा हो, साथ ही साथ उनका गत 3 वर्षों में लाभांश उसका 10% 2500 करोड़ से अधिक रहा हो, वे कंपनियां जो है महारत्न कंपनियों के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है भारत में। और उन 13 कंपनियों में से, 4 तो ऑप्शन में आपके, उन 13 कंपनियों में से जिस कंपनी ने राजस्थान सरकार के साथ एमओयू किया है उस कंपनी का नाम क्या है वो देखें। REC शॉर्ट में नाम लिखे हुए हैं, PFC, भेल, NTPC, तो वो कंपनी का नाम हो जाएगा आपके REC। REC क्या है थोड़ा सा देखें। REC जो है उसके बारे में बात करते हैं, एक सेकेंड। देखिए क्या प्रश्न था, हाँ बिल्कुल। तो ये जो कंपनियां 13 महारत्न कंपनियां हैं उनमें से किस कंपनी के साथ एमओयू हुआ है, तो वो कंपनी हो जाएगी REC। REC क्या है? रूरल रूरल इलेक्ट्रिशियन, रूरल रूरल इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोरेटेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, ये जो ग्रामीण ग्रामीण विद्युत अवसंरचनात्मक जो इकाई है, ये 2022 के अंदर इसको महारत्न कंपनी बनाई गई है। ठीक है, ये इसका हर जगह क्षेत्रीय मुख्यालय होता है, जयपुर के अंदर भी है। तो ये रूरल इलेक्ट्रो रोटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, REC। इन्होंने जो है MOU किया है किसके साथ में? राजस्थान सरकार के साथ में। अब अगर मैं PFC की बात करूं तो वो है पावर फंड कॉरपोरेशन। ठीक है, अगर भेल भेल सबसे पहली महारत्न कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964, जबकि ये जो REC है वो उसका अगर पूछे तो 1943 में नहीं पूछेंगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये 4 कंपनियां उनमें से जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वो अवसंरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से ये योजना या MOU हुआ है। ठीक है, तो ये REC भी जो है वो NBFC के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक महारत्न कंपनी है। 2022 में इसको दर्जा मिला। आपसे मेरा प्रश्न ये रहेगा कि ये 4 मैंने मेंशन की ऑप्शन में, इसके अलावा और 9 कौन सी है, वरना वो ना बता पाए तो 13वीं, ये जो RFC है वो 12th यानी 12वीं महारत्न कंपनी बनी, तो आपको बताना है कि 13वीं महारत्न कंपनी जो है वो कौन है, कौन सी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। REC जो है वो रूरल इलेक्ट्रोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। असीमित संभावनाएं, असीमित ऊर्जा, इनका ध्येय वाक्य होता है। और ये जो है राजस्थान के अंदर इस प्रकार से बिजली और गैर बिजली अवसंरचना को वित्त पोषण के लिए प्रति वर्ष जो है वो 200 बिलियन रुपए जो है वो खर्च करेगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखें, वर्ष 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? आपके पास में जो 4 ऑप्शंस भी रहेंगे तो इनको देखें आप। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? गुलजार, महावीर प्रसाद सैनी, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा पुरुष है। ठीक है, तो इन चारों में से सही ऑप्शंस कौन सा है उनको देखना है। तो आप देखें इस वर्ष जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया एक तो गुलजार को और एक दिया गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। आप जानते हैं कि इनको 2 माह की उम्र में जो आईज के अंदर वो ट्रैकोमा डिजीज की वजह से इनकी आंखें, लेकिन 22 भाषाओं का इनको ज्ञान है, 80 से अधिक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जगत गुरु है। ठीक है, और जो तुलसी पीठ है उसके मठाधीश है ये।
और साथ ही साथ जो गुलजार है, गुलजार आप जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस गीतकार है। इनको जो दिया गया है वो कौन सी भाषा में दिया गया है? उर्दू। जबकि राम भद्राचार्य जी को जो दिया गया है वो इनके संस्कृत। ये पुरस्कार जो है इसके अंदर जो यानी ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ए एंड सी। ये जो पुरस्कार है उसमें पुरस्कार की राशि जो है वो 11 लाख होती है। साथ ही साथ इसमें वाग देवी की प्रतिमा जो है वो दी जाती है। अच्छा, एक ध्यान रखें कि ये जो पुरस्कार है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यानी ये दोनों जो है उनके द्वारा लिखी गई पुरानी कृतियों के आधार पर और उनके कार्य के आधार पर 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको दिया गया है। गुलजार काफी गीत आपने सुने होंगे, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने बात की है, ठीक है। अब गुलजार के द्वारा लिखी गई बात बहुत बढ़िया है। कई बच्चे लेकर के बैठे रहते हैं किताबों को, उनको पढ़ते नहीं है। तो खुली किताबों के सफ़े, आप नेट पे सर्च करना, खुली किताबों के सफ़े, सफ़े मतलब होता है पृष्ठ, खुली किताबों के सफ़े उलटते रहते हैं और हवा चले ना चले दिन बदलते रहते हैं। यानी अगर आप वेट करते रहेंगे किसी चीज का तो कोई आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए मेहनत से ऊपर कोई भी चीज नहीं है। अगर आप लक के भरोसे बैठे हैं, 2 अक्षर का शब्द है, भाग्य के भरोसे बैठे हैं 28, अगर आप किस्मत को कोसते हैं 3.5, इन सब से ऊपर जो रहती है वो रहती है आपकी मेहनत। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही सफलता को सुनिश्चितता की ओर आप लेकर के जाएंगे। तो ये जो है इनके द्वारा लिखी गई बात थी, आप जरूर सर्च करें। और भी गीत इन्होंने बहुत लिखे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के द्वारा भी लिखी गई काफी किताबें और राम लक्ष्मण संवाद इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णित किया है। तो ये 11 लाख और वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। अच्छा, अन्य ऑप्शंस पर देखें, महावीर प्रसाद सैनी, महावीर प्रसाद सैनी को कौन सा पुरस्कार मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, पैरा ओलंपिक के कोच हैं ये। जबकि प्रभा वर्मा महिला नहीं है, पुरुष है, इन्हें 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। इस वजह से भी ये ऑप्शन में ध्यान रखें, हमें हर ऑप्शंस को गहराई से समझना है, नोट करते चलना है, ताकि हर प्रश्न, हर ऑप्शन कुछ कहता है, कुछ ना कुछ इसका ऑप्शन का जो कोई ना कोई जरूर प्रश्न बनेगा पेपर में और करंट संबंधित ही बनेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगले प्रश्न पे बढ़ने से पूर्व आपको वापस से मैं याद दिला दूं, एनडीसी क्लासेस जो हैं वो नियमित रूप से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट की भर्ती के लिए कृतबद्ध है। और साथ ही साथ भारत का जो भौगोलिक परिचय है वो रोजाना आपको 2020 सीरीज के रूप में ऋचा मैडम पुनः आपके साथ जुड़ेंगी रोजाना दोपहर 12 बजे। तो सेकंड ग्रेड की अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, भारत को ढंग से जानने के लिए आप इन क्लासेस के साथ जरूर जुड़ें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जो भी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, जरूर डाउनलोड करें। और साथ ही साथ एनडीसी क्लासेस के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनसे जाकर के जुड़ें, ताकि आने वाले समय में जो भी योजनाएं हैं, आने वाले समय में जो भी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर रणनीति आपके साथ साझा होती रहेगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखें, पुरस्कार से संबंधित पुरस्कार है वापस से। जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन, जिन्होंने पहली क्लास देखी नहीं है जरूर जाकर के देखें। MS स्वामीनाथन कौन है भाई? MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति लाने वाले व्यक्ति, हालांकि इनका निधन हो चुका है, भारत में हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को इस वर्ष आपको पता होना चाहिए क्या दिया गया था? भारत रत्न से नवाजा गया था। इनके अलावा बात कर रहा हूं मैं, 4 हस्तियों को भी ये पुरस्कार दिया गया। प्रश्न ये पूछा गया है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये अलग अलग जो कृषि विश्वविद्यालय पूरे भारत में संचालित होते हैं उनके कहीं ना कहीं कोई कुलपति है, वाइस चांसलर है। इसमें सही जो जवाब हो जाएगा वो प्रोफेसर हो जाएगा BR कंबोज। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, BR कंबोज जो हैं वो चौधरी
चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो हरियाणा में हिसार में स्थित है, वहां पे जो है वो चांसलर है, वहां पे वाइस चांसलर है। तो इनके द्वारा जो इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बात आप पहले क्लास से रिलेट करेंगे कि जो भारत रत्न 5 हस्तियों को दिया गया था, उनमें से 2 हस्तियां कौन थी? एक थी एम एस स्वामीनाथन और एक थे चौधरी चरण सिंह, जो भारत के पूर्व पीएम थे। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर ही जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर बी आर कंबोज, इन्हें इस वर्ष जो है वो एम एस स्वामीनाथन यानी कृषि के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, अन्य यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है वो प्रोफेसर हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोफेसर बी आर कंबोज। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कोई पुरातत्व स्थल के बारे में बात कर रहा है। देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में हड़प्पा युगीन की बात हुई है, तो सन लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। हड़प्पा जो थी वो संस्कृति के अंदर जो है वो वहां पे स्थल जो मिले हैं, ठीक है, उन स्थलों के में से एक का नाम नया खोजा गया, उसका नाम है मोरोधारो। मोरोधारो की खोज हुई है। यह स्थल किस राज्य में है, आपको यह बताना है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र? आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। अच्छा, आपने नाम सुन रखा होगा, गुजरात में एक पुरातत्व स्थल है धौलावीरा। तो धौलावीरा के समीप ही हड़प्पा के समय में यह स्थल जो खोजा गया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई डिटेल अभी और आना बाकी है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार 102 गुना 58 यानी एक उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई है। यहाँ पे वही मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और ये जो संस्कृति जो है वो सभ्यता संस्कृति जो है वो बिखरी हुई नहीं है, और आयताकार नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, जो हड़प्पा के समय में जो चीजें मिली थी उन सब की जो कुछ कॉपीज है वो यहाँ पे प्राप्त हुई। ठीक है, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर जो है वो कौन से जो है वो पुरातत्विक स्थल है, एक एक का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर विभिन्न जो पदों के ऊपर नियुक्तियां की गई है इस वर्ष या इससे पहले थोड़ा सा, उनके बारे में जानते हैं। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अध्यक्ष कौन? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का। और राजस्थान मुख्य सचिव कौन है? और राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो सबसे पहले मैच करते हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है नवीन महाजन को। और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आप लिखें कमेंट बॉक्स में कि किन के स्थान पर इनको बनाया गया है। तो मैं मेंशन कर देता हूं, प्रवीण शर्मा। ठीक है, अब बात करें अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग गंगाराम मूलचंदानी पहले कौन थे? व्यास, उनका नाम भी आप बताएं। ठीक है, राजस्थान के मुख्य सचिव आपको पता है कौन है? जो भी आईएएस अधिकारी होते हैं, जो भी कार्यक्रम योजनाएं चलाते हैं, जो लोगों उनके बीच में और सरकार के बीच में धुरी का काम होता है, सुधांश पंत जी जो है वो वर्तमान में कौन है? मुख्य सचिव। और किनके सेवानिवृत्ति के बाद इनको बनाया गया? उषा शर्मा जी की। ठीक है, अब देखें आगे प्रश्न क्या और कौन सा मैच रह गया। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त ये बनाया गया है मोहन लाल लाठर जी को। तो ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है। ए का हो रहा है फोर्थ के साथ में, ए का हो रहा है फोर्थ के साथ में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ये है आपके बी का थर्ड, बी का थर्ड है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ब। ए का फोर्थ, बी का थर्ड हो जाएगा। मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत जी। और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ये नव नियुक्त हुए अभी मोहनलाल लाठर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रवीण गुप्ता जी को थोड़ा सा आप करेक्ट करेंगे।
प्रवीण गुप्ता जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाथ में लेकर के बैठे भाई, पेन है, पेंसिल है, कुछ खाने के लिए भी, ताकि आप बोर ना हो। वैसे बोर होने देंगे नहीं आपको। जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अधिक से अधिक आप लोगों तक की बात पहुंचाएं, ताकि वो भी इन क्लासेस को नोट डाउन कर सकें। एक साथ समेटना मुश्किल होता है। रोज के रोज सवेरे 7 बजे आप इससे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको फायदा मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। यूएनओ द्वारा वर्ष 2024 में किस रूप में मनाया जा रहा है? तो प्रतिवर्ष जो यूएनओ के द्वारा जो है कोई ना कोई वर्ष घोषित किया जाता है। तो ये जो 2024 है ये मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स, कैमेलिड्स यानी ऊंट, ऊंटों को समर्पित यूएनओ ने इस बार ये वर्ष मनाने का बात की है। जबकि आपको पता होना चाहिए बाजरा, मिलेट्स, मिलेट्स वाली जो घोषणा थी वो कब की थी भाई? मिलेट्स वाली जो थी वो थी सन 2023 का जो ईयर था वो मिलेट्स, मोटे अनाजों को समर्पित था। जबकि आगामी वर्ष जो 2025 है वो क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा। ये और भी उसमें एंट्रीज आई है, जैसे सहकारिता का भी मनाया जा सकता है, वो आगामी वर्ष के लिए। आपसे पूछा जाए वर्तमान में 2024 वो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष। ऊंट सम्मेलन कहां पे हुआ आप जरूर बताएं, आपको पता होगा, बीकानेर में। आगे देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए दिए गए पुरस्कारों को सही सुमेलित कीजिए। राजस्थान से संबंधित पुरस्कार है तो इंपॉर्टेंट ही होगा निश्चित रूप से, रीड के अकॉर्डिंग, सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पुरस्कार क्या है, अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, नाटक पे, निबंध पे, और कविताओं पे, कहानियों के संग्रह पे। तो अलग अलग पुरस्कारों में नाम उनके क्या क्या है? मीरा पुरस्कार, देवीलाल सामर, देवराज उपाध्याय पुरस्कार और सुधींद्र पुरस्कार। तो ये किन्हें दिए गए, इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखें, मीरा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार दिया गया है और रत्न कुमार सांभरिया को, उनके किस नाटक या कृति के लिए? उसका नाम था सांप। इसी प्रकार से देवराज उपाध्याय पुरस्कार जो है वो बीकानेर के हरीश बी शर्मा को दिया गया है। उनकी एक पॉइंट था, उसमें क्या लिखा हुआ था? प्रस्थान बिंदु। ये एग्जाम, इस वर्ष जो एग्जाम हुए थे उनमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। देवराज उपाध्याय पुरस्कार जो है वो हरीश बी शर्मा, बीकानेर के रहने वाले हैं, प्रस्थान बिंदु के लिए दिया गया। जबकि देवीलाल सामर पुरस्कार गांधी जी से संबंधित कोई किताब इन्होंने लिखी थी, रास बिहारी गौड़, कनेक्ट करेंगे आप, रास बिहारी बोस गांधी जी, तो उससे रास बिहारी गौड़। जबकि सुधींद्र पुरस्कार दिया गया था चेतन औदित्य जी को। तो ये जो है पहले का मिलान हो जाएगा 3 से, ए का मिलान 3 से। अगला देवीलाल सामर पुरस्कार बी का मिलान 4 से, ये भी दोनों में है। अगला देवराज उपाध्याय सी का मिलान 1 से, सी का मिलान 1 से पहले ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये पुरस्कार भी एक और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 गजे सिंह राजपुरोहित को उनके किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? गजे सिंह राजपुरोहित। मारी पोथीरा पाना, शुद्ध सोधु जग आंगणे, पड़कती प्रीत, पड़कती प्रीत, और एक है मारी ढाणी। तो आप देखें इसका सही जवाब हो जाएगा पड़कती प्रीत। गजे सिंह राजपुरोहित, इनका संबंध अगर पूछे कौन से जिले से हैं तो जोधपुर से हैं। ठीक है, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जी मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, और इनका संबंध जोधपुर से है। इन्होंने जो ये कविता पड़कती प्रीत कविता संग्रह लिखा है, ये बेसिकली
मध्यकालीन भारत जो था उसके अंदर कई जोड़े हुए, जैसे कि ढोला मारू, ठीक है, और ऐसे और भी आपको नाम पता है जो जोड़ों में है तो आप लिखें। उन सभी के प्रेम को विस्तृत रूप से बताने के उद्देश्य से ये पड़कती प्रीत, प्रीत प्रेम होता है, उसके लिए लिखी गई पुस्तक थी। इनको 75,000 रुपए की राशि हेतु प्रदान की गई और साहित्य अकादमी के पुरस्कार से नवाजा गया। सेंट्रल एकेडमी के द्वारा सबसे दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार है ये। जबकि मैं अन्य की बात करूं, मारी पोथीरा पाना भी पूर्व में लिखी गई एक पुस्तक है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखो, शुद्ध सोधु जग आंगणे, कौन? सोनाली सूथार। सोनाली सूथार का संबंध कहां से है? बीकानेर से। इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? पहली क्लासेस में मैंने मेंशन किया है, आप जरूर जाके देखें, ठीक है। इसी प्रकार से महारी ढाणी, महारी ढाणी जो है वो प्रहलाद सिंह जोरडा, प्रहलाद सिंह जोरडा के द्वारा राजस्थानी, ये दोनों राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में लिखी गई उनकी, चोरडा नागौर में है, आपको मैंने बताया था, उनके द्वारा लिखी गई जो कृति है मारी ढाणी, उस हेतु इन्हें युवा बाल साहित्य पुरस्कार युवा वाला मिला था सोनाली सूथार को। तो ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं और विशेष तौर से जो है वो बाद वाले तीन ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखें राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी जिन्हें सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है, उनका नाम बताना है, ठीक है। कंचन देवी, नीना सिंह, सविता लाडेज और अंतिम पंघाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीना सिंह। नाम सुना होगा आपने, नीना सिंह, जो 31 जुलाई को रिटायर हो रही है, 2024 रिटायर हो रहे हैं, पहली महिला आईपीएस। इन्हें केंद्रीय औद्योगिक, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक बनाया गया था। ये आईपीएस महिला है, पहली आईपीएस महिला। इनका काडर पहले बाहर था, बाद में चेंज होकर राजस्थान कर दिया गया और ये जो है वो 31 जुलाई को रिटायर हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखें नीना सिंह। कंचन देवी जो है ये आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में महिला है। इन्हें जो देहरादून, देहरादून में आपको पता होना चाहिए भारतीय वन सर्वेक्षण है, वहां पे महानिदेशक के रूप में इनको वहां पे नियुक्त किया गया है। जबकि सविता लाडेज, सविता लाडेज जो है इन्हें रॉयल हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें नाई होम पुरस्कार, जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया है इस वर्ष। अंतिम पंघाल कुश्ती चैंपियन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका संबंध जो है वो किससे है? कुश्ती से। तो ये दोनों प्रतियोगिताओं के अंदर, युवा प्रतियोगिता और सीनियर वर्ग दोनों में कुश्ती के अंदर पदक जीते हैं अंतिम पंघाल। जबकि इसका सही जवाब हो जाएगा नीना सिंह, फर्स्ट आईपीएस अपॉइंटेड सीआईएसएफ महानिदेशक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखें, ये सूचकांक से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज CCPI इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज पीआई, ये जो सूचकांक है इसको जारी करता संस्थाओं में से एक जर्मन वॉच है। बिल्कुल है, जर्मन वॉच एक संस्था है जो जलवायु के अंदर परिवर्तन हो रहा है उसकी सूचना हमें देता है। जर्मन वॉच के साथ में एक इंस्टीट्यूट और भी है, ठीक है, वो भी जर्मनी के अंदर इस इंस्टीट्यूट ऑफ वेदर क्लाइमेट नाम से है।
ये तो जर्मन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। भारत का इस सूचकांक में 7वां स्थान है, बिल्कुल सही बात है। इसका सूचकांक जो है भारत का स्थान इसमें कितना है, 7वां है। और इसमें भारत का कभी कभी बहुत डीप में पेपर बने स्कोर भी पूछते हैं। भारत का इसमें स्कोर 70.25 है। प्रश्न ये है कि इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। वेरी इंपॉर्टेंट बात एक ध्यान रखें, डेनमार्क नहीं है तो कौन सा देश है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। यानी कोई भी देश, इनके जो मानक है, मानक यही हो गया कि हम नवीकरणीय संसाधनों का कितना उपयोग कर रहे हैं, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कितना कम कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज आपको पता ही है, मीथेन, CO2, इनका उत्सर्जन कम करेंगे तो रेटिंग बढ़ेगी। तो इन 4 पॉइंट के मद्देनजर रखते हुए जो सूचकांक जारी होता है, उन सूचकांकों के अंदर पहले 3 स्थान पर किसी देश को जगह नहीं मिली है। यानी स्थान ही चौथे से चालू होता है, और जबकि डेनमार्क जो है उसका स्थान प्रथम न होकर के कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। जबकि हमें क्या पूछा गया है, प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, जो कि असत्य कथन है। भारत का स्थान इंपोर्टेंटली ध्यान रखें, 7वां स्थान है। अगर ऊर्जा संक्रमण में पूछा जाए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में, तो भारत का स्थान कौन सा है? पूर्व कक्षा में आपको बताया गया था, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगला देखिए, अभ्यास, सैन्य अभ्यास संबंधित प्रश्न है। विन बैक्स, विन बैक्स जो है वो किन 2 देशों के मध्य किया गया? अब ये विन बैक्स लिखा हुआ आता है, बैक्स या विन वैक्स, जो ये आता है, तो इसका अगर अपने फुल फॉर्म में नाम शॉर्ट में लिखेंगे तो पता लग जाएगा। वी से क्या हो जाएगा? वियतनाम, और आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। तो वियतनाम और भारत के मध्य जो है वो युद्धाभ्यास है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। भारत और जापान के बीच में अपने पहले ही बात कर चुके हैं, कौन सा होता है? धर्म गार्जियन। और अगर मैराइन में धर्म गार्जियन, और अगर पानी के अंदर देखें तो वो होता है जी मैक्स। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को मिलाकर के नाम बन जाएगा। जबकि वियतनाम और जापान में युद्धाभ्यास कौन सा होता है, हमें से मतलब नहीं है। तो विन वैक्स, जी मैक्स, ये सब जो शॉर्ट में नाम होते हैं, इनके आगे वाले जो वर्ड हैं, आगे वाले जो अल्फाबेट है, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये किस किस के मध्य होता है? भारत और वियतनाम। आइए अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम, जिसे दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिसाइलों को नष्ट भी बाद में करने के लिए कोई ना कोई ऐसा यंत्र तैयार किया जाता है। उस उद्देश्य से ये 15B के तहत जो 4 अलग अलग, जैसे अगर मान लो मैं इस प्रकार से भारत के अलग अलग 4 कोनों में जो 15B के तहत ये जो, अच्छा इसमें ये जो स्थान है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके इम्फाल मणिपुर में, इधर जो है वो आंध्र के अंदर विशाखापट्टनम, ठीक है, और इधर गोवा की तरफ जो है वो मोरगू गोवा एक स्थान है, और अगर मैं इधर बात करूं तो वो हो जाएगा सूरत, गुजरात के अंदर। आपको पता है पूर्व के अंदर इम्फाल पूर्वोत्तर राज्य में पूर्व राज्य है, विशाखापट्टनम दक्षिण में, इस तरफ अगर पश्चिम में देखें नीचे की तरफ तो गोवा के अंदर ये, और इससे अगला अगर देखें सूरत। तो ये चारों एक एक जगह पर एक एक स्थान 15B के तहत बनाए गए हैं। उनमें से हमें ये पूछा गया है दिसंबर 2023 में किसे शामिल किया गया भारतीय नौसेना में? INS इंडियन नेवी सर्विस, INS विक्रांत, INS संध्यांक, INS कलवरी, कलवरी पहले बहुत था, INS इम्फाल। तो ये जो है इम्फाल, इसको शामिल किया गया है
दिसंबर 2023 में, ताकि ये जो मिसाइलें हैं उनको नष्ट किया जा सके। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और ये भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो बात आपको पहली कक्षा से बताई गई थी उसका अक्षरश पालन कर रहे हैं। नोट करते चलें, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अधिक से अधिक प्रश्नों को ढंग से इसी प्रकार से ऑप्शंस के साथ में पास में लिखकर रखने से आपके पास में एक अच्छी नोटबुक तैयार हो जाएगी, और अंत समय में आपको उसी में से पढ़ करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। एनडीसी क्लासेस के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सभी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।